हेलो बच्चों, इससे पहले के वीडियो में अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले जो वीडियो अपन ने करे हैं उसके अंदर अपन पाचन तंत्र को दो भागों में बांट करके जो आहार नली और सहायक पाचक ग्रंथियां उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और आज इस वीडियो के अंदर अपन मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि या क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये वीडियो आपके तभी समझ में आएगा जब इससे पहले आप वो सारे वीडियो देखोगे जिसके अंदर मैंने पाचन तंत्र के बारे में बताया है। तो यदि आपको वो वीडियो देखने हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मानव तंत्र H1, मानव तंत्र H2, मानव तंत्र H3, मानव तंत्र H4 और मानव तंत्र H5 बाई biochem.com। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में। देखो, मुख्य रूप से अपने को जो इस किताब में दी गई बात है वो अपने को पाचन की क्रियाविधि पढ़नी है, लेकिन कुछ और भी बातें अपने को उसके साथ में जाननी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये टॉपिक लिया, मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि या क्रिया। तो ध्यान देवे कि मानव पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि है उसको अपन बांटते हैं 5 भागों के अंदर। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। तो देखो कौन कौन से भाग है। पहला भाग है इसका अंतर्ग्रहण। दूसरा जो भाग है इसका वो है पाचन। तीसरा जो भाग है वो होता है अवशोषण। चौथा जो भाग है वो होता है स्वांगीकरण। और 5वां जो भाग है वो होता है बहिक्षेपण। तो इन 5 क्रियाओं में से अपने को केवल पाचन के बारे में डिटेल से पढ़ना है, बाकी को अपन थोड़ा थोड़ा समझ करके आगे बढ़ चलेंगे, क्योंकि अपने जो बुक है उसके अंदर इतना ही सिलेबस दिया हुआ है। मैंने शुरुआत में भी आपको यही कहा था भाई, जो पोषण की क्रिया होती है उसके अंदर ये 5 क्रियाएं शामिल होती है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो हमारा जो पाचन तंत्र है उसकी क्रियाविधि के अंदर या क्रिया के अंदर ये 5 क्रियाएं क्या होती है, शामिल होती है। तो देखो एक एक को करके अपन लेते हुए चलते हैं। तो पहली क्रिया देखो इसकी क्या है, अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण किसे बोलेंगे अपन? तो देखो इसके लिए सीधी सी बात है कि भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। और मानव क्या करता, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करता, यानी कि मानव के अंदर अंतर्ग्रहण की क्रिया किसकी सहायता से होगी, मुख के सहायता से होगी। तो पहली बात समझ में आ गई अपने भाई, अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाएगी, अंतर्ग्रहण कहलाएगी। और जो मानव होता है वो किसकी सहायता से अंतर्ग्रहण करता, मुख के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। तो इसमें इतनी बात याद रखें। अब इसके बाद में दूसरी क्रिया अपन पढ़ने वाले हैं साहब, पाचन। तो देखो पाचन के बारे में अपन ने पहले भी पढ़ा है। हमने कहा है कि मानव बाहर से जो भोजन ग्रहण कर रहा है वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होता है, बड़े बड़े अणुओं के रूप में होता है, जटिल अणुओं के रूप में होता है। तो उन बड़े या जटिल अणुओं को छोटे या सरल अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। तो पाचन की क्रिया में क्या होगा, भोजन के जो जटिल अणु हैं उनको किसमें बदला जाता है, सरल या छोटे अणुओं के अंदर क्या किया जाता है, बदला जाता है। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करने वाले हैं कि जो पाचन की क्रिया है वो ही देखने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो देखिए मानव के अंदर जो पाचन की क्रियाविधि है उसका अध्ययन अपन करने वाले हैं। तो पॉइंट लगाना, मानव में
पाचन की क्रियाविधि। मानव में पाचन की क्रियाविधि। तो देखो सबसे पहले अपन ये पढ़ चुके हैं भाई, मानव जो अंतर्ग्रहण करता भोजन का वो किसके द्वारा करता, मुख के द्वारा करता है। और जैसे भोजन मुख के अंदर ग्रहण कर लिया गया है तो उसके बाद में भोजन चला जाता मुख गुहा में, और जैसे मुख गुहा में गया तो वहीं से उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो मानव के शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन किया जाता है वो भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के द्वारा मानव के अंदर क्या किया जाता है? भोजन का पाचन किया जाता है। तो देखो भौतिक क्रिया का मतलब तो है कि भोजन को दांतों की सहायता से ऐसे ही छोटे छोटे कणों के अंदर क्या कर दिया जाए, टुकड़ों के अंदर क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। तो भौतिक क्रिया तो वो है भाई, जो भोजन है उसको दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। और जो रासायनिक क्रिया होती है, तो इस रासायनिक क्रिया में क्या होता है कि एंजाइमों की सहायता से भोजन के जो जटिल कण है, बड़े कण हैं, उनको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा छोटे या सरल अणुओं में बदला जाता है। तो अपन यहां पर यह बोल सकते हैं कि रासायनिक क्रिया द्वारा भोजन का पाचन एंजाइमों की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? एंजाइमों की सहायता से होता है। तो भोजन का जो रासायनिक क्रिया के द्वारा पाचन होना है वो किसकी सहायता से होना है? एंजाइमों की सहायता से होना है। और भौतिक क्रिया के द्वारा जो पाचन है वो तो दांतों की सहायता से भोजन को चबाने से होना है। ठीक है, तो जो एंजाइम है वो क्या होते हैं? तो अपन ऐसा बोलते हैं कि ऐसे पदार्थ जो सजीवों के शरीर में चलने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं, यानी कि उनका वेग बढ़ाने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एंजाइम बोला जाता है। और साधारणतः हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम होते हैं पाचन के अंदर काम में आने वाले, वो हाइड्रोलेजेज वर्ग के होते हैं। हाइड्रोलेजेज को आप हिंदी में बोल सकते हैं जल अपघटनी वर्ग के एंजाइम। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, जो भी पदार्थ होता है उसके साथ में जल मिला करके फिर उसका क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं, उसको छोटे कणों के अंदर तोड़ देते हैं। तो यहां पर पाचन के अंदर काम आने वाले एंजाइम जो होते हैं वो सामान्यतः क्या होते हैं? हाइड्रोलेजेज वर्ग के या जल अपघटनी वर्ग के एंजाइम होते हैं। तो कुछ एंजाइमों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अपन लेते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। देखो इसमें ऐसे प्रश्न आ सकता है भाई, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले 2 एंजाइमों का, 3 एंजाइमों का नाम बताइए। हालांकि जब अब आगे अपन पाचन की क्रिया पढ़ेंगे पूरी, तो वहां पर अलग अलग एंजाइम आएंगे अलग अलग भाग में, लेकिन यहां पर एक अलग से डिवाइडेशन दिया हुआ है भाई, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम कौन से हैं, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन से हैं, वसा को पचाने वाले एंजाइम कौन से हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट पाचक जो एंजाइम है उसके कुछ उदाहरण आपको बता रहा हूं, याद करना इनको। एमिलेस एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम। ये 3 उदाहरण बताए, आगे और भी आएंगे उदाहरण भी, लेकिन ये 3 उदाहरण याद कर लेना। प्रश्न आ जाए वे कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइमों के नाम बताइए, तो इन तीनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। दूसरा देखो
प्रोटीन पाचक एंजाइम। तो प्रोटीन पाचक एंजाइम में पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये याद कर लेना नाम। प्रश्न आ जाए वे प्रोटीन पाचक एंजाइमों के नाम बताइए, तो आप इनमें से कोई नाम दे सकते हैं। वसा पाचक एंजाइम, तो वसा पाचक एंजाइम के अंदर अपन एक एंजाइम याद करेंगे केवल, लाइपेज, यही होता है हर जगह, ठीक है। इसके अलावा देखो, मानो कोई भी पदार्थ ग्रहण कर रहा है, चाहे वो वनस्पति का हो चाहे किसी दूसरे जानवर का हो, तो वास्तव में क्या कर रहा है, उसकी वो कोशिकाओं को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहा है। और जो कोशिकाएं होती है उनके केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, डीएनए या आरएनए। तो उस डीएनए या आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल है कोशिका के अंदर, उसका भी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पाचन होता है। तो अपन यहां लिख सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल पाचक। तो देखो न्यूक्लिक अम्ल पाचक में क्या क्या एंजाइम है, न्यूक्लिएजेज एंजाइम है एक तो, और एक है न्यूक्लियोटाइडेज। इसके अलावा एक न्यूक्लियोसाइडेज भी होता, आगे इसका नाम आ जाएगा, वहां आप लिख लेना इसको। तो ये एंजाइम। हाँ भाई, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो ये भी देख ले अपन। तो न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो ये दोनों ही जो होते हैं कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। भाई न्यूक्लिन का मतलब होता है केंद्रक। तो न्यूक्लिक अम्ल कहां पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। दो टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। तो इनको पचाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज भी होता है एक, जो आगे नाम बताएंगे आपको लिखवा देंगे। तो देखो प्रारंभिक बातें अपन ने क्या जानी कि मानव पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि है उसको 5 भागों में बांटा गया, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। तो इसमें से पाचन को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बाकी इनका थोड़ा थोड़ा सा अपन जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले अपन ने अंतर्ग्रहण के बारे में जाना। तो अंतर्ग्रहण में क्या बताया अपन ने कि भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, अंतर्ग्रहण कहलाती है। और जो मानव होता है वो मुख के द्वारा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। दूसरा फिर अपन ने जाना पाचन के बारे में। तो पाचन के बारे में अपन ने क्या बताया कि भोजन के जटिल या बड़े अणुओं को छोटे या सरल अणुओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। अब अपन पाचन की क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं मानव के अंदर। तो अपन ने क्या बताया भाई, मानव के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। भौतिक क्रिया के अंदर तो क्या होता है कि भोजन को दांतों की सहायता से चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। और रासायनिक क्रिया के द्वारा जो पाचन होता है वो किसकी सहायता से होता है, एंजाइमों की सहायता से होता है। एंजाइम होते क्या है, तो सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सजीवों के शरीर में चलने वाली जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं या उनको बढ़ाने का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। तो पाचन के अंदर जो एंजाइम काम आ रहे हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, हाइड्रोलेजेज वर्ग के या जल अवघटनी वर्ग के होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, जो अणु होता है उसके साथ में जल जोड़ करके उसका क्या कर देते हैं, अवघटन कर देते हैं। तो यहाँ पर अपन ने कुछ एंजाइमों के नाम देखे, जैसे कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम में एमिलेज, माल्टेज, सुक्रेज। प्रोटीन को पचाने वाले में जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन।
वसा को पचाने वाले में जैसे लाइपेज एंजाइम देखा। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, डीएनए और आरएनए उनको पचाने वाले एंजाइम न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लियोटाइडेज, ये एंजाइम अपन ने क्या कर लिए, देख लिए। तो इतनी बातों को नोट करिए पहले। अब आगे देखिए कि पाचन की क्रिया में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ हो वो अपने सरलतम अणु के अंदर बदलता है। कौन से अणु के अंदर बदलता है? सरलतम अणु के अंदर बदलता है। जो छोटा से छोटा भाग है उसका, उसके अंदर वो बदलता है। तो आपको ये जो भोजन के घटक है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, मैंने आपको ये कहा था कि हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही पाचन होता है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल कौन सी नई चीज आ गई? पहले अपन ने गलत तो नहीं पढ़ लिया गई? तो देखो इसका भी देखते हैं कि ये क्या चीज है। कह तो अपन यही रहे थे वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ही हमारे शरीर में पाचन होता है, लेकिन ये नई चीज क्या आ गई, इसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो देखो ये जो भोजन के घटक है जो आ गए हैं शरीर के अंदर, इनका संगठन अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये, कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं? ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसेकेराइड। तो कुछ मोनोसेकेराइड के उदाहरण आपको बता रहा हूं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये क्या है? सारे मोनोसेकेराइड है, सबसे छोटे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा टाइप है वो होता है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड क्या होते हैं? एक मोनोसेकेराइड है ये, ठीक है। इसके साथ में दूसरा मोनोसेकेराइड जोड़ दें, ठीक, तो बनेगा साहब डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड, और इसके साथ में जल का अणु भी मुक्त होता है। तो दो मोनोसेकेराइड के आपस में जुड़ने से जो सेकेराइड हमें, जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होगा, उससे अपन क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड बोलेंगे। देखो यहां पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों मोनोसेकेराइड है। तीनों का अणुसूत्र होता है C6H12O6। अणुसूत्र तीनों का समान होता है, बस इनकी जो संरचनाएं होती है वो अलग अलग होती है। तीनों के आपस में जुड़ने से अलग अलग डाइसेकेराइड बता रहा हूं, वो याद रखना है आपको। तो ध्यान देना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इन दोनों के आपस में जुड़ने से बनता है साहब सुक्रोज। माल्टोज बनता है। क्या नाम का डाइसेकेराइड बनेगा? माल्टोज नाम का डाइसेकेराइड बनेगा। दूसरा अपन लेते हैं ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज के साथ में अपन ले लेते हैं फ्रक्टोज को। तो ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज लेने से बनता है साहब सुक्रोज, ठीक है। किस नाम का डाइसेकेराइड बनेगा? सुक्रोज के नाम का। ठीक इसी तरीके से अपन ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज लेते हैं। क्या ले रहे हैं? गैलेक्टोज। तो क्या बनता है साहब? लैक्टोज बनता है। लैक्टोज नाम का डाइसेकेराइड बनता है। लैक्टोज नाम की शर्करा बनती है। लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट बनता है, और ये कार्बोहाइड्रेट दूध के अंदर भी पाया जाता है। तो ये जो
तीनों हैं, इनका अणुसूत्र होता है C12H22O11। तीनों का अणुसूत्र कैसा है? समान है। तो सीधी सी बात है कि इनकी संरचना में भी अंतर होगा। अणुसूत्र समान है लेकिन संरचनाएं कैसी होगी, इसकी अलग अलग होगी। तो देखो, जब भी भोजन का पाचन होने वाला है तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जब पाचन होगा तो वो किस में बदलेगा? छोटे से छोटे अणु में बदलेगा। और कार्बोहाइड्रेट में सबसे छोटा जो अणु होता है ना, वो किसका होता है? मोनोसेकेराइड का होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो काम आने वाले उदाहरण है वो ही दिए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई कहता है लैक्टोज का पाचन हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो उसको भाई वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलेगा, क्योंकि इसकी छोटी इकाई यही है। सुक्रोज है तो सुक्रोज किस में बदलेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलेगा। माल्टोज है तो माल्टोज से कितने अणु बन जाएंगे? ग्लूकोज के 2। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड में क्या होता है कि ये जो मोनोसेकेराइड है इसकी बहुत सारी इकाइयां एक साथ भाग लेती है, यानी बहुत सारे अणु आपस में जुड़ करके क्या करते हैं? पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए बहुत सारे अणुओं की संख्या n है, तो यहां पर n मोनोसेकेराइड अपन ले ले, n मोनोसेकेराइड अपन ने लिया तो क्या बन जाएगा? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो यहां पर बहुत सारी मोनोसेकेराइड इकाइयां जब आपस में जुड़ती है तो क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड। जब दो जुड़ती है डाइसेकेराइड बनता है, जब बहुत सारी जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? पॉलीसेकेराइड। जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है ये? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड है, यानी कि ग्लूकोज के बहुत सारे जब अणु आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के क्या बनता है? स्टार्च या ग्लाइकोजन बनता है। अब होता क्या है कि स्टार्च जो होता है वो तो पादपों की कोशिकाओं के अंदर संचित भोजन के रूप में पाया जाता है, और जो ग्लाइकोजन होता है वो जंतुओं की कोशिकाओं के अंदर संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। तो भोजन का जो पहला घटक है कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी दी है भाई, ये किस तरीके का होता है, कैसा बना होता, तो ताकि जब इसका पाचन होगा तो ये अपने सरलतम अणु किस में बदल करके आएगा? मोनोसेकेराइड में बदल करके आएगा। जैसे कोई कहे साहब ग्लाइकोजन का पाचन हो रहा तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या बनेगी, तो अपन ये बोलेंगे भाई उसकी सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज ही बनेगी। हाँ, आपको ये बता दूं कि ग्लूकोज आपस में मिलकर के माल्टोज बनाते हैं, और बहुत सारे माल्टोज आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? जो स्टार्च है उसका निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो भाई कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस तरीके का होता है। इसके बाद में अपन दूसरा जो घटक है उसकी बात करते हैं, प्रोटीन की। प्रोटीन, तो इस प्रोटीन की भी संरचना देख लें। तो प्रोटीन वास्तव में क्या होता है साहब? एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल क्या होते हैं? सॉरी, प्रोटीन क्या होते हैं? एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन के अंदर बहुत सारे एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते जाते हैं और किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तो देखो, एक एमिनो अम्ल है, मान लीजिए ये एमिनो अम्ल है, और यहां पर दूसरा एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल है। जब ये दो एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो यहां पर बनता है साहब डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, दो एमिनो अम्लों के जुड़ने से जो नई संरचना आएगी उससे अपन बोलते हैं डाइपेप्टाइड। तीन एमिनो अम्ल बन जाए तो उसे ट्राइपेप्टाइड बोल देंगे। चार एमिनो अम्ल जुड़ जाए तो उसको टेट्रापेप्टाइड बोलते हैं। इस तरीके से यदि एमिनो अम्ल आपस में जुड़ते जाते हैं तो उसे बोला जाता पॉलीपेप्टाइड। क्या बोला जाता उसको? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं यही क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। पॉलीपेप्टाइड ही क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। हालांकि आपको डाइपेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड के बीच में और भी जो अणु है उनके नाम सुनाई देंगे, जैसे पेप्टोन होता है, प्रोटीओजेज होता है। तो डाइपेप्टाइड से बड़ी जो संरचनाएं होती है उनमें पेप्टोन, प्रोटीओजेज होता है, और लास्ट में चल करके बड़ी संरचना क्या बनेगी? पॉलीपेप्टाइड।
तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जब प्रोटीन का पाचन होगा तो उसका जो सबसे छोटा अणु है वो क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है। तो वो प्रोटीन किस में बदलेगा, जाकर के सबसे लास्ट में एमिनो अम्ल में बदलेगा। हाँ, ये हो सकता है जैसे पॉलीपेप्टाइड है तो पेप्टोन या प्रोटीओजेज या डाइपेप्टाइड में बदल रहा है पहले, और बाद में वो किस में बदल रहा है, लास्ट में जाकर के पेप्टाइड। तो लास्ट में जाकर के किस में बदलेगा, वो एमिनो अम्लों के अंदर चल करके बदलेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये तो अपन ने देख लिया, तो इनको तो आप नोट कर लो। अब वापस इधर आते हैं। तो बात करते हैं अपन वसा की। अब न्यूक्लिक अम्ल की भी करेंगे बात, वसा की करते हैं। तो वसा के लिए इतनी सी बात देख लो कि जो वसा होती है वो वसा अम्ल और ग्लिसरीन से मिलकर बनती है। ठीक है, किससे बनती है, वसा अम्ल और ग्लिसरीन से बनती है। तो जब भी वसा का पाचन होगा तो ये किस में बदल जाएगा, वसा अम्ल और ग्लिसरीन के अंदर बदलेगा। अब मैं बात कर रहा हूं साहब न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल भाई ये तो अपन ने जाना ही नहीं, भाई ये जो घटक है इसके बारे में तो अपन ने पहले देखा ही नहीं कि ये कहां से टपक गया। तो देखो न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनता, पहले वो बात बताता हूं आपको। तो देखो एक होता है नाइट्रोजनी क्षारक। क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, और एक होता है साहब आपके पास में पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा। तो इन दोनों के आपस में जुड़ने से एक संरचना बनती है जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब वो न्यूक्लियोसाइड है वहां पर, न्यूक्लियोसाइड। इसके साथ में अपन फॉस्फेट समूह को जोड़ते हैं। कौन से समूह को जोड़ते हैं, फॉस्फेट समूह को। तो जब आप इसके साथ में फॉस्फेट समूह को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा न्यूक्लियोटाइड। क्या प्राप्त होगा, न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं आपस में मिलकर के पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो देखो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड ही हमारे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए या आरएनए। तो ध्यान देना हमने न्यूक्लिक अम्ल को पाचन के अंदर क्यों शामिल किया। तो देखो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है उसमें एक तो होता है नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक वास्तव में क्या होते हैं, लवण होते हैं। ठीक है, एक होती है पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा का मतलब 5 कार्बन वाली शर्करा होती है ये। तो ये एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो यहां पर जो खनिज लवण है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, शर्करा के साथ में जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज कि नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा न्यूक्लियोसाइड बना रहे हैं, और ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट समूह से जुड़ करके क्या बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये किस किस से बना है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट समूह से। तो फॉस्फेट समूह भी यहां पर क्या होता है कि खनिज लवण का कार्य करता है। तो यहां पर दो तो खनिज लवण, नाइट्रोजनी क्षारक और फॉस्फेट समूह, और एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो है तो ये वो सरल संरचना है, लेकिन ये आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। तो यदि इनको अलग कर दिया जाए तो इनका स्वतः ही पाचन हो जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण के रूप में हमारे सामने आ जाएंगे। तो देखो जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वो पहले तो किस में टूटता है, न्यूक्लियोटाइड में टूटता है। न्यूक्लियोटाइड को आगे किस में तोड़ा जाता है, न्यूक्लियोसाइड में और फॉस्फेट समूह में। फिर ये न्यूक्लियोसाइड है, इसको वापस तोड़ करके नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा बना ली जाती है। तो सरलतम इकाइयां प्राप्त होती है नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट समूह।
तो इस तरीके से भोजन के अंदर इन 4 घटकों का क्या होना है, पाचन होना है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का और जो न्यूक्लिक अम्ल है उनका क्या होना है, पाचन होना है। तो ये जो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई है, इनको याद रखना, तो यही पाचन को समझने में सहायता करेगी। जो छोटी छोटी बातें बताई है मैंने यहाँ पर, जैसे माल्टोज है तो ये ग्लूकोज से बना हुआ है, ये बातें अपने को याद रहेगी। तो इन्हीं से वापस अपन क्या करेंगे, इन बड़े अणुओं को तोड़ करके वापस इनके सरलतम अणु प्राप्त कर लेंगे। तो इनको नोट करो और इनको याद करना। तो वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं अपन। हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव में पाचन की क्रियाविधि। तो देखो, अभी से थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि पाचन की क्रियाविधि के अंदर किस किस तरीके से एंजाइम भाग लेते हैं और भोजन के अंदर जो घटक है वो कौन कौन से घटकों से मिलकर के बने हुए हैं। तो उनका जब पाचन होगा तो वो अपने सरलतम अणुओं के अंदर क्या होने वाले हैं, बदलने वाले हैं। तो जो पाचन की क्रियाविधि अपन पढ़ रहे हैं, तो मानव के अंदर जो पाचन होता है वो 3 जगह पर मुख्य रूप से संपन्न होता है। पहला पाचन होता है मुख और मुखगुहा में, दूसरा आमाशय में और तीसरा जो पाचन होता है वो छोटी आंत्र के ग्रहणी वाले भाग में संपन्न होता है। इसके अलावा बड़ी आंत्र में भी थोड़ा बहुत पाचन होता है। तो अपन यहाँ पर मुख्य रूप से जो पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे उसमें अपन मुख गुहा के अंदर पाचन की क्रियाविधि पढ़नी है, आमाशय के अंदर पाचन की क्रियाविधि पढ़नी है और इसके अलावा छोटी आंत्र के अंदर पाचन की क्रियाविधि जो ग्रहणी में हो रही है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये तीनों चीजें मिलाकर के क्या हो जाएगी, पाचन की क्रियाविधि हो जाएगी। तो पहला स्टार्ट करते हैं अपन मुख एवं मुख गुहा में पाचन। तो ध्यान देवें, जो मानव होता है वो मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करता और उसके बाद में भोजन कहां चला जाता, मुख गुहा में चला जाता है। अब मुख गुहा में 2 कार्य संपादित होते हैं। पहला काम तो कि दांतों की सहायता से जो भोजन है उसको चबाया जाता है, और दूसरा कार्य क्या होता है कि इस मुख गुहा के अंदर ये जो लार ग्रंथियां होती है, ये लार रस स्त्रावित करती है। तो इस लार का जो श्लेष्मा होता है, क्योंकि लार के अंदर 2 भाग बताए थे मैंने, एक तो सीरमी तरल और दूसरा श्लेष्मा। इसके अलावा 2 एंजाइम भी आपको बताए थे, एक तो एमिलेज था और दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम था। तो देखो, जो लार का श्लेष्मा होता है वो भोजन को क्या करता है, चिकना बनाता। तो उससे क्या होते हैं कि जो भोजन के कण होते हैं वो आपस में चिपकने लग जाते हैं और लुगदी के समान हो जाते हैं। तो 2 कार्यों का संपादन मुख गुहा में हो रहा है। पहला, भोजन को चबाया जा रहा है और उसके बाद में क्या किया जा रहा है कि जीभ की सहायता से जो लार है उसको भोजन के साथ मिलाया जा रहा है। तो जो लार का श्लेष्मा है भोजन के कणों को आपस में चिपका देता है, जिससे भोजन लुगदी के समान हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो जब भोजन लुगदी के समान हो जाए तो उस कंडीशन में अपन उस भोजन को बोलते हैं बोलस या निवाला। क्या बोला जाता है, बोलस या निवाला बोला जाता है। इसके अलावा लार रस में 2 एंजाइम पाए जाते तो उनके भी कार्य अपन देख लेते हैं यहीं पर। तो लार रस में एक एंजाइम तो होता है एमिलेज या टाइलिन एंजाइम। तो ये लार रस में जो टाइलिन या एमिलेज एंजाइम है, एक तो ये एंजाइम हो गया, और दूसरा जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। तो देखिए, ये जो एमिलेज या टाइलिन एंजाइम है ये क्या करता है, भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट मान लो, पॉलीसेकेराइड मान लो, तो उसका पाचन यहां पर ये क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो वैसे तो ऐसा माना जाता है ये जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनको ये डाइसेकेराइड के अंदर बदलता है, लेकिन अपन फिर भी उदाहरण लेना चाहें तो स्टार्च का उदाहरण ले सकते हैं। स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है और इसके ऊपर ये जो एमिलेज या टाइलिन एंजाइम है ये क्रिया करेगा और इसको डाइसेकेराइड माल्टोज के अंदर बदल देगा। किसके अंदर बदल देगा, डाइसेकेराइड माल्टोज के अंदर बदल देगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि यदि अपन रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा मुख में रख करके उसको बार बार चबाएं
तो थोड़ी देर बाद में रोटी कैसे लगने लग जाती है, मीठी लगने लग जाती है। उसका कारण क्या है कि रोटी के अंदर स्टार्च होता है, ठीक है। तो ये स्टार्च कैसा है, पॉलीसेकेराइड होता है, ये मीठा नहीं होता है, लेकिन मुखगुआ के अंदर ही उसको अपन बार बार चबाते हैं तो ये स्टार्च माल्टोज में बदलती है, और माल्टोज कैसा होता है, मीठा होता है, इसलिए रोटी अपने को कैसी लगने लग जाती है, मीठी लगने लग जाती है। तो देखो यहाँ पर मुखगुआ के अंदर जो स्टार्च होता है उसका लगभग 30% पाचन हो जाता है। कितना प्रतिशत पाचन हो जाता है, 30% पाचन स्टार्च का या जो पॉलीसेकेराइड है उसका यहीं पर क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को बात समझ में आ गई भाई, मुखगुआ के अंदर ही पाचन स्टार्ट हो गया और मुखगुआ के अंदर क्या हो रहा है, स्टार्च का पाचन हो रहा है और उसको किस में बदल दिया जा रहा है, माल्टोज के अंदर बदल दिया जा रहा है। इसके बाद में दूसरा एंजाइम की अपन बात करें जिसका नाम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति को गलाता है। किसको गलाता है, कोशिका भित्ति को गलाता है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि कोशिका भित्ति जब जीवाणु की गल जाती है तो जीवाणु मर जाते हैं। तो इस तरीके से जो जीवाणु है उनको इस शरीर के भीतर प्रवेश करने से क्या कर देता है, रोक देता है। हाँ, ये कह सकता हूं कि सारे जीवाणु यहीं पर रुके जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर जीवाणु जो उनकी भित्ति गल जाएगी तो वो यहीं पर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में अपन क्या करते हैं कि भोजन को निगल लिया जाता है। अब भोजन को जब निगला जाएगा तो किस रूप में निगला जाएगा, वो जो बोलस है उसी के रूप में, वो जो लुगदी समान भोजन है उसी को निगला जाएगा। तो बोलस के रूप में इसको निगल लिया जाता है। अब यहां से निगला गया जो भोजन है वो बोलस, वो पहले तो ग्रसनी में जाता है और ग्रसनी से कहां जाता है, ग्रसिका में जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का ही सम्मिलित भाग होता है। तो इसके अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि जो भोजन होता है वो तो भोजन नली या ग्रसिका के अंदर जाता है, और जो वायु होती है वो कहां जाती है, श्वास नली के अंदर जाती है। इसके बाद में भोजन ग्रसिका में आएगा। तो ग्रसिका में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, लेकिन हमने ये बात बताई थी कि जो ग्रसिका होती है उसकी जो भित्ति है उसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, और वो श्लेष्मा ग्रंथियां श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, जो कि इसकी दीवार को फिसलन भरा बनाए रखता है। तो उससे क्या होता है, भोजन फिसल करके कहां जाता है, नीचे आ जाता है। अब देखो ग्रसिका से भोजन कहां पहुंचेगा साहब, आमाशय में पहुंचेगा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो ग्रसिका और आमाशय है इन दोनों के बीच में एक अवरोधनी या वाल्व पाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जठरागम अवरोधनी, जठरागम अवरोधनी या कार्डियक अवरोधनी, या वाल्व बोल देते हैं अंग्रेजी में, अवरोधनी को वाल्व बोला जाता है। तो जठरागम अवरोधनी या कार्डियक वाल्व बोला जाता है। तो ग्रसिका से जो भी भोजन आमाशय में प्रवेश करता है उसका नियंत्रण कौन रखता है, ये जठरागम अवरोधनी या कार्डियक वाल्व इसका नियंत्रण रखता है। तो यहां से जब भोजन आमाशय में जाएगा तो आमाशय के अंदर क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। तो आज इतना ही अपन रख लेते हैं। इससे अगला जो वीडियो आपका आएगा वो किसके ऊपर आएगा, जो आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होगा उसके ऊपर आ जाएगा। क्योंकि अपने को अभी क्या करना है कि आमाशय में जो पाचन होता है वो भी पढ़ना है, और ग्रहणी के अंदर जो पाचन होता है वो भी पढ़ना है। और इसके अलावा जो छोटी छोटी बातें आपको बतानी है, अवशोषण, बहिक्षेपण और अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये छोटे छोटे बिंदु है। तो हो सकता है आगे 2 वीडियो बन जाए इसके। तो आज इतना ही ठीक है, इसको नोट कर लेना आप।